हरिओम स्वामी जी। हरिओम। आज का प्रश्न था कि भगवत गीता की दृष्टि से जो सांख्य योग है, माने परिभाषित रूप में और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्वामी जी एक बार सांख्य योग को पुनः बताएं। सांख्य योग की परिभाषा करें। सांख्य योग के बारे में आपने बताया है इसके पिछले लेक्चर में, लेकिन थोड़ा और बेटर समझने के लिए एक बार, और इसके बाद जो हमारे एलिमेंट्स चल रहे हैं उसका, एयर के बारे में, आज एयर एलिमेंट का कैसे उसको एक्टिवेट करें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सांख्य योग पे तो हमारी चर्चा चल ही रही थी। हमारी दृष्टि थी कि प्रयोगात्मक हमने अप्रोच लिया था सांख्य को समझने के लिए, प्रैग्मेटिक अप्रोच, और हमने शुरुआत की थी शरीर से, जबकि सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष से, आत्मा से, चेतना से शरीर की तरफ आता है। चेतना शरीर कैसे बनती है और उसमें कैसे व्याप्त होती है, उससे अलग भी है और उसमें नहीं। तो जितनी भी चीजें हैं सभी आत्मा में ही निहित है, और आत्मा की ऊर्जा से ही शरीर बनता है और उससे तत्वों की उत्पत्ति होती है। वो तत्व एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, कैसे एक दूसरे को पैदा करते हैं। तो हमने शुरुआत की थी शरीर से, फिर मन से, फिर अहंकार, फिर बुद्धि, फिर प्रकृति और पुरुष। कई बार ऐसा है कि किसी बात को समझने के लिए हम अपने माइंड के लॉजिकल फैकल्टी का उपयोग करते हैं, और लॉजिक से वो चीज नहीं समझ में आती है, समझ में आ भी जाती है, फिर भी पूर्णतया नहीं समझ में आती। जब हम माइंड को अप्लाई कर रहे हैं तो माइंड की बहुत सारी फैकल्टी होती है। वो उसको कॉम्प्रिहेंड करता है, लॉजिकली सोचता है, रैशनली उसका प्रैग्मेटिक अप्रोच ढूंढता है, उसकी उपयोगिता ढूंढता है, सार्थकता ढूंढता है, भूमिका ढूंढता है। और माइंड के में विजुअलाइजेशन भी है और इमेजिनेशन भी। तो जहां लॉजिक फेल होने लगे और लॉजिक से हमें बात नहीं समझ में, तो हम इमेजिनेशन का उपयोग, कल्पना शक्ति के उपयोग से, विजुअलाइजेशन से उसको समझने का प्रयास करते। तो ऐसे ही सांख्य दर्शन में अगर हम लॉजिक से अप्रोच करते हैं तो कई सारी दार्शनिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लोग बहस करते हैं कि प्रकृति का पुरुष से क्या संबंध है, प्रकृति मैटर है, पदार्थ है, वो पुरुष है, आत्मा है, चैतन्य है। तो कई सारी, ये द्वैत है, ये अद्वैत है, नास्तिक है, आस्तिक है। ऐसे तर्क में हम उलझ जाते हैं और तर्कपूर्ण ढंग से कोई पर्याप्त उत्तर नहीं मिले। अगर हम अप्रोच लेते हैं गीता के दूसरे अध्याय का और श्री कृष्ण के वचनों के संदर्भ में समझने का, और हम अगर कल्पना शक्ति का उपयोग करें तो इसे समझना ज्यादा आसान। जैसे मान लिया जाए कि हमारा एक शरीर है और एक शरीर अपने आप में एक पूर्ण इकाई। अब इस शरीर, ये पूरा शरीर एक सिस्टम है, इसमें कई सारे सिस्टम वर्क कर, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, मोटर ऑर्गन्स हैं। तो इतने सारे सिस्टम मिलके एक इकाई शरीर का निर्माण। जब हम इसकी स्टडी करते हैं
तो कई बार हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की भी स्टडी करते हैं, नर्वस सिस्टम की भी स्टडी करते हैं, उनकी बीमारियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और उनकी मैक्सिमम लिमिट जो उसकी क्षमता है फंक्शन की, वहां तक जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही मान लें, इमेजिन करें कि एक परमात्मा एब्सोल्यूट, एक ही ईश्वर, और उस ईश्वर का एक शरीर बनेगा। शरीर का मतलब स्पेस टाइम में उसकी एक फिजिकल अपीयरेंस हो। तो एक ही शरीर है और जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर, वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से निबद्ध है, जुड़ी हुई, जैसे हमारा शरीर है। अब इसकी एक कोशिका प्रत्येक कोशिका को प्रभावित करने की क्षमता रखती है या जुड़ी भी हुई है, और प्रत्येक कोशिका अपने आप में इंडिविजुअल भी। एक सेल है, समझिए वो आंख का सेल, तो उस आंख के सेल का अपना वजूद है, उसके पास अपनी एक बॉडी है जो पूरे शरीर में एक जगह पर इकट्ठी है, इस भी है उसके पास, एक टाइम में एग्जिस्ट कर रही है। वो कोशिका हो सकता है 6 महीने बाद मर जाए, 3 महीने बाद मर जाए, या 24 घंटे में मर जाए, तो उसकी मृत्यु की एक नियति भी है उस कोशिका, और उसकी इंडिविजुअलिटी भी है, व्यक्तिगत भी है, कि मैं आंख का सेल हूं, और इसका उसको ज्ञान भी है उस सेल को। तो वह सेल इतने बड़े हमारे शरीर में एक छोटा सा सेल, जिसको शायद हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े देखने के लिए, उस सेल में उसकी एक प्रकृति भी है, स्वभाव भी है, वह अपने स्वभाव से आबद्ध है। तो आंख की एक एक कोशिका, उस कोशिका के अंदर उसका पूरा तंत्र भी है, उसका जन्म कैसे हुआ, उसकी मृत्यु कब होगी, जन्म होते ही उस कोशिका की मृत्यु नियत हो गई, इतने समय तक ही वो कोशिका जिंदा रह सकती, और किन किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु होगी उस कोशिका की। तो उस कोशिका की एक प्रकृति हुई, नेचर हुआ, उस कोशिका में जीवंतता है, उसकी एक आत्मा भी व्याप्त है, उसके आत्मा की ऊर्जा भी व्याप्त। वह कोशिका जो पूर्ण शरीर में एक हृदय है जो धड़क रहा है, उससे उसको ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है। तो उस कोशिका की प्रकृति हुई, इंडिविजुअल प्रकृति हुई, स्वभाव हुआ, उस स्वभाव से उसका फंक्शन अपॉइंटेड हुआ। तो उस कोशिका में महत्व है, उसकी महत्ता है, उसका प्रायोजन है, उसका अभिष्ट है, उसकी निबद्धता है प्रत्येक शरीर की अन्य कोशिकाओं से। तो वो आंख की एक सेल में महत्व है, व्याप्त। उसकी महत्ता क्या है? उसकी महत्ता है कि अन्य जो कोशिकाएं हैं आंखों की, उसके साथ वह पूर्ण सामंजस्य रूप से अपने कार्य का निर्वाह करे। तो उसमें बुद्धि हुई, उस सेल में अंदर बुद्धि आ गई, उसकी महत्ता पैदा हो गई। उसका आंख का सेल होना ही और 100% अपने प्रकृति से आबद्ध होकर फंक्शन करना ही उसकी नियति भी है,
और उसकी महत्ता भी। अब उस आंख के सेल की अगर ये महत्व प्रभावित हो जाए और वह आंख की सेल अपनी महत्ता को भूल जाए, प्रयोजन को भूल जाए और कहे कि नहीं जी, मैं अन्य सेल के साथ सामंजस्य नहीं बैठा हूं या नहीं बैठा, तो क्या होगा? आंख में कैंसर हो, उसको हम कहते हैं कि कैंसर हो। एक सेल ने निगेट कर दिया अपनी महत्ता को, वो भी हो सकता है। अब वो सेल के पास अहंकार आया, उसके अहम का आकार बने कि वह सेल पैदा हुई, मरेगी, अ से अ तक की यात्रा करेगी। शब्द विज्ञान के अनुसार जब वह पैदा हुई तो उसने अ कहा, जब वह सेल मरेगी तो वह ह कहेगी और ह के ऊपर अनुस्वार लगाते हुए वह आंख की एक सेल अहम मंत्र का जाप करते हुए फिर पूरे शरीर में विलीन हो जाएगी, उसके टुकड़े टुकड़े विखंडित हो जाएंगे और फिर से उसका रूपांतरण शुरू होगा उसी शरीर। तो यह ऑर्गेनिक प्रक्रिया हुई। सांख्य दर्शन ऑर्गेनिक है। पहले इसकी विशेषता। अब उस सेल में आपने देखा कि उसकी एक प्रकृति है, पुरुष से वह जुड़ी है, उसमें एक महत्व है। फिर बुद्धि से क्या हुआ? उसके अंदर अहंकार, उस सेल के अंदर कि मैं हूं, मेरा वजूद है, मेरा एक फंक्शन डिटरमिन्ड है और मेरी मृत्यु निश्चित। और जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरा एक फंक्शन डिटरमिन्ड, वही मेरा अहंकार, वही उस सेल का अहंकार हुआ। अहम का आकार, अहम एक शेप लेगा टाइम और स्पेस में अपने फंक्शन को डिटरमिन करते हुए, उसे हम अहंकार कहते हैं। अहम का एक आकार बने, अपनी महत्ता के साथ जुड़े हो। तो अहंकार होना एक प्रकृति के एक्सपांशन का, प्रकृति और पुरुष के मिलन के बाद उसके विस्तार का एक नेसेसिटी है, आवश्यकता है। अब अहंकार है, सेल के पास अपना मन भी है। मन कैसे है? माइंड है, क्योंकि उसके पास मेमोरी है। उसे कुछ भी नहीं भूला कि मैं आंख का सेल हूं, मुझे आंख का सेल ही रहना है और नीले रंग का है, पीले रंग का है, सारी मेमोरी उसके अंदर है। मन हुआ और उसकी पीले रंग का है, सारी मेमोरी उसके अंदर है। मन हुआ और उसकी बॉडी भी है। अब आंख की एक सेल सब कुछ है, यही सांख्य। हर मैक्रो वर्ल्ड में एक माइक्रो वर्ल्ड है और सभी के सभी एक ही नियमों से आबद्ध हैं, अपने स्वभाव प्रकृति के। अब हम कहेंगे, जहां पर दार्शनिक प्रश्न पैदा हो जाता है कि क्या आंख के एक सेल की प्रकृति और पूरे शरीर की प्रकृति अलग अलग है? तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि एक इंडिविजुअलिटी भी है, एक विशेषता भी है उस सेल और उसकी प्रकृति एक महान प्रकृति जो आपके पूरे शरीर में व्याप्त है, उसके साथ आबद्ध है, जुड़ी हुई। इसमें द्वैत कहीं दिख रहा है? अद्वैत दिख रहा है? नहीं, एब्सोल्यूट वन है, नॉलेज ऑफ वन। एक एब्सोल्यूट वन है जिसकी बॉडी के अंतर्गत सब कुछ विद्यमान,
अब इस कल्पना को फैलाइए, बड़ा कीजिए। एक श्री कृष्ण, एब्सोल्यूट वन, उनकी एक प्रकृति, उसी प्रकृति से वो एब्सोल्यूट भी जुड़ा हुआ, क्योंकि उसी नियमों के अंतर्गत ही सब कुछ उसके अंदर। अब उस एब्सोल्यूट की प्रकृति में हम क्या हुए? एक सेल। एक सेल हुए। अपने आप को बड़ा कीजिए और आप तो हर एक इंडिविजुअल उस परमात्मा के किसी न किसी अंग का एक हिस्सा हुआ। इस तरह से उस इंडिविजुअल आत्मा की एक प्रकृति हुई। इंडिविजुअल, उसकी महत्ता है, उसके पास बुद्धि होगी, उसके पास अहंकार होगा, उसके पास मन होगा, उसके पास शरीर होगा और उसकी एक जन्म और मृत्यु का पूरा समय मिलेगा। कल्पना से अब हम इसकी पेंटिंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हजारों हाथ बनाने पड़ेंगे, हजारों सिर बनाने पड़ेंगे हमें। एक सिर से जन्म की उत्पत्ति हो रही है, एक में मृत्यु जा रही है, लाखों लोग उसके मुंह में समा रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं, एक से चांद तारे निकल रहे हैं, एक में चांद तारे विलीन हो रहे हैं। तो वो तो आपकी इमेजिनेशन की, कल्पना की सीमा से आप पेंटिंग बनाएंगे उस। भारत का धर्म, भारत की विशेषता रही अपनी सभ्यता और संस्कृति के विकास में कि हमने देखा कि लॉजिक की एक सीमा है, लेफ्ट ब्रेन की एक क्षमता है, उसके बाद लेफ्ट ब्रेन से हम कंप्रीहेंड नहीं कर पा, समझ नहीं पा। तो हमने राइट ब्रेन की इमेजिनेशन फैकल्टी को यूज किया नॉलेज को ट्रांसफर करने, और उस ज्ञान की हमने पेंटिंग बनाने, सिंबल्स बनाने से, कि जिस चीज को हम लॉजिक से नहीं समझ सकते उसको हम कल्पना में समझ सकते, इमेजिनेशन से कंप्रीहेंड कर सकते, उसकी अनुभूति कर सकते। और हमने पेंटिंग बना दी। श्री कृष्ण के विराट रूप की पेंटिंग है। वह पेंटिंग इसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट, ईश्वर के पास हजारों हाथ, सहस्त्र बाह, हजारों सिर हैं, सब कुछ जब उसी में समाहित तो सारे फंक्शन बॉडी के हो जाएंगे। अब हम एज एन इंडिविजुअल हमें ये पता लगाना होगा कि हम क्या है। आंख के सेल हैं, कान के हैं, मोटर ऑर्गन्स में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है, हार्ट में है, कहां पर है। तो वही पता लगाना हमें एक एज एन इंडिविजुअल की महत्ता को प्रकट, कि ये मेरी महत्ता है, ये मेरी फंक्शनल आइडेंटिटी है, ये जन्म से मृत्यु तक का मुझे इतना समय मिला है, इसमें मुझे फंक्शन करना है और प्रकृति के नियमों से आबद्ध हमें फंक्शन करना है। यही जीवन, यही मेरे जीवन का अभिप्राय है, उद्देश्य। इससे अगर हम हटते हैं तो फिर कैंसर हो जाता है, मतलब सोसाइटी में क्या हमारे इंटर रिलेशनशिप दूसरे के साथ गड़बड़ाने लगते हैं और एक केओस पर, एक ऑर्गेनाइजेशन में, और हर एक चीज एक ऑर्गेनाइजेशन तंत्र है, सिस्टम। सांख्य तंत्र है,
सिस्टमैटिक नॉलेज है, इसलिए यह विज्ञान। सिस्टमैटिक नॉलेज कि आत्मा, परम पुरुष, एक इंडिविजुअल पुरुष और एक परम पुरुष, कल्प दर्शन भी बचे। सृष्टि कब बनी, कैसे बनी, और कब इसका जन्म हुआ और कब इसका विनाश होगा। किसी एक लोकेशन में एक सौर मंडल की उत्पत्ति कब हुई, जिस दिन उत्पत्ति हुई उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो। जिस टाइम एंड स्पेस में उसका जन्म हुआ उसी के सिद्धांत से उसकी मृत्यु नियति बनी, और उस जन्म और मृत्यु तक एक पूरे आकार की संरचना। उसका एक आकार, उसकी एक महत्ता बनी। तो एक ही नियम है जिसमें सब कुछ आबद्ध। यही साबित है। अब आप बताइए, मैंने कल्पना के माध्यम से इसको एक्सप्लेन किया लॉजिकली। काफी डिटेल में और सरलता से सांख्य को समझाया कि एक सेल भी अपने आप में पूर्ण है, और वो अगर अपने महत्व को पहचाने तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा से भी जुड़ा है। जुड़ा ही हुआ है, पहचाने ना पहचाने। हाँ, बस यही तो पहचानना है, अपने अपने महत्व को पहचानना। एक यही पूरी प्रक्रिया में चल रहे हैं लोग। अब इसमें जो तत्व है, तत्व का डिटेलिंग जो है, चलिए तत्वों को समझते हैं। ये तो सांख्य क्या है, अब लॉजिक से तो मैं थक गया था, समझाते समझाते आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कल्पना शक्ति का उपयोग किया कि इससे समझिए, ज्यादा आसान है। क्योंकि लॉजिक से तो फिर प्रश्न पर एक और प्रश्न, फिर एक और प्रश्न उठते चले जाए, तो उसको लॉजिक को एक साइड रख के कल्पना से समझते हैं। काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया, और अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ी है, इससे क्लैरिटी बढ़ी है। तत्वों की अगर हम बात करते हैं, हमने आकाश तत्व से शुरू किया था। आकाश ना, इसका मूल रूप ध्वनि है, और इसकी साधना करने वाले ओंकार तक पहुंचते, ओम सिंबल से डरते। और टाइम, स्पेस, समय और स्थान, उसका फिजिकल स्थूल रूप है कि कोई भी चीज एग्जिस्ट करेगी तो समय नियत हो जाता, एग्जिस्ट जन्म के साथ ही मृत्यु की नियति बन जाती। उसी समय एक ही पॉइंट पे
जैसे ही किसी ने स्थान घेरा तो मृत्यु उसकी निश्चित हो गई। जिस टाइम में घेरा उसका जन्म, और जैसे ही जन्म लिया उसकी मृत्यु नियत हो गई। यही ज्योतिष है। इस ज्ञान को हम ज्योतिष का ज्ञान कहते हैं, ज्योतिष विज्ञान। अब ज्योतिष विज्ञान अगर आगे बढ़ेगा, यहीं से ज्योतिष की उत्पत्ति होती, इसी ज्ञान से ज्योतिष विज्ञान आता है। आपका जन्म कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, किस टाइम में हुआ, स्पेस एंड टाइम के साथ आपकी मृत्यु निश्चित हो गई कि ये स्पेस एंड टाइम में आपका जन्म है, जन्म के समय मृत्यु का नियत होना तय है, तो ये आपकी मृत्यु हो गई। तो, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस आया तो टाइम स्पेस आकाश में एग्जिस्ट किया, फिर डिस्टेंस का गणित चले, दूरी, किस समय में आप कहां होंगे। एयर, आप इस समय अमेरिका में होंगे, इस समय आप जापान में होंगे, इस समय आप दिल्ली में होंगे, इस समय आप कहां होंगे, ये एयर एलिमेंट है। डिस्टेंस, दूरी, तभी मृत्यु के समय आप जिस स्थान पर होना है वहां हो जाएंगे, तभी मृत्यु निश्चित होती है। ये एयर एलिमेंट, स्पर्श, टच, इसका स्थूल रूप स्पर्श। तो आप एक फिजिकल डॉट हुए, तो इंडिविजुअल की भी एक इंडिविजुअल प्रकृति होगी और परम पुरुष की एक प्रकृति होगी, और दोनों जो इंडिविजुअल प्रकृति है वो परम पुरुष की प्रकृति में समाये, उसके साथ संयोजित है। तो हमारे होने का, प्रत्येक एक चीज के होने का तात्पर्य होता है, उसकी महिमा है, उसकी प्रकृति है, उसकी बुद्धि है, उसके पास मन है, अहंकार है, शरीर है। तो शरीर हो ही नहीं सकता बिना इस सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन के, कोई बॉडी नहीं हो सकती। हर एक बॉडी की फॉर्मेशन जब टाइम एंड स्पेस में आती तो इसी नियमों के आबद्ध होकर सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन। तो एक अगर अवतरण होगा, ईश्वर का भी अवतरण होगा, तो इन्हीं नियमों के आधार पर ऐसे ही होगा। और ईश्वर भी अपनी प्रकृति के नियमों के आबद्ध होगा, एब्रप्ट नहीं हो सकता। हम सांख्य को ऐसे समझ सकते हैं, कल्पना से, राइट ब्रेन से। और इसीलिए भारत के धर्म पश्चिम को समझ में नहीं आता, क्योंकि पश्चिम की ओरिएंटेशन लॉजिकल है, रैशनल है। भारत का धर्म दोनों तरीके से चलता है। हम एनालिटिक ढंग से भी चलते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, योग दर्शन, मेथोडोलॉजी लेते हैं, और हम सिंथेसिस रूप में भी चलते हैं, पेंटिंग करते हैं, ईश्वर मूर्तियां बनाते हैं,
कॉन्सेप्ट को फिगर में डाल, आर्टिस्ट जो माइंड के बियॉन्ड है उसको कैनवास पर लिया, आइडिया को फॉरवर्ड कर। तो हमारे अंदर, हमारे भारत की सभ्यता में कला और संस्कृति का जन्म इसी नॉलेज को ट्रांसफर कर, कला और संस्कृति पैदा, मुद्राओं के माध्यम से, डांस से, आर्किटेक्चर से, इसी सत्य का प्रतिपादन करते। तो भारत में जितनी भी कला, संस्कृति, म्यूजिक, संगीत विकसित हुई, वो एक ही कॉन्सेप्ट के आधार पर विकसित होती रही कि इस ज्ञान को हम कैसे मूर्त रूप में दूसरे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करें। इसी कॉन्सेप्ट को हम गीता में जब श्री कृष्ण अपना विराट रूप, यही इनका विराट रूप, एक एब्सोल्यूट और सब कुछ उसके। माइंड रुक जाता, अब लॉजिकल माइंड तो इसको लॉजिकली नहीं समझता, इसलिए लॉजिक हम तब उपयोग में लाते हैं जब इसका प्रैग्मेटिक मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, तब माइंड का लॉजिकल फैकल्टी यूज हो। कि अगर उसका एक फंक्शन को समझना हो, सिर्फ माइंड को समझना हो, बॉडी का स्ट्रक्चर समझना हो, तब हम माइंड का उपयोग करके समझते हैं, बीमारियां दूर करते हैं, स्वास्थ्य की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर फुल कंप्लीट उसको समझना हो तो लॉजिक फेल हो जाती है, लेकिन इमेजिनेशन काम, कल्पना काम, पेंटिंग काम आ, म्यूजिक काम आ जाता, डांस के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से हम उस बात को समझा सकते, रिचुअल्स के माध्यम से समझा सकते। यह सांख्य दर्शन हमारी कला और संस्कृति में पूर्णता ज्ञान, देवी देवताओं की मूर्तियां, उनके मुंह, हाथ, उनके हाथों में एक सिंबल, उनका एक वाहन, उनकी मुद्राएं, वो एक सेल की महत्ता को प्रतिपादित, और ऐसे अनगिनत सेल हो सकते, पूरी सृष्टि का ऑर्गेनिज्म को सांख्य दर्शन रिप्रेजेंट। अपने आप को बहुत भी बड़ा मानते हैं तो भी अब डॉट से ज्यादा नहीं, रिलेटिव स्पेक्ट, वो डॉट ही चलता, बिंदु एक डॉट की तरह ही हो। तो अब ये डॉट ट्रैवल करेगा और दूसरे डॉट से स्पर्श करेगा। आप किन किन व्यक्तियों से मिलेंगे, किन किन लोगों को आप स्पर्श करेंगे, किस किस स्थान को आप स्पर्श करेंगे, तो आपके जन्म के साथ अब नियत होता है कि आपकी पत्नी कौन हो, आपके बेटा कौन होगा, आप देश विदेश की यात्रा करेंगे नहीं करेंगे, एक ही जगह पे जीवन भर रह जाएंगे, आपका मकान कहाँ बनेगा, आपको जमीन कहाँ मिलेगी, कि कौन आपके मित्र होंगे,
कौन आपके शत्रु होंगे, सब कुछ डिटरमिन होने शुरू। नियतिवाद का सिद्धांत है। क्वेश्चन उठाइएगा बाद में, हम डेस्टिनी बता रहे हैं। डेस्टिनी नियति, जन्म के साथ मृत्यु की नियति तय है, और बीच का टाइम एयर एलिमेंट, स्पर्श, डिस्टेंस, जिसको विज्ञान में हम कहते हैं, स्टडी करेंगे दूरी, समय, स्थान और दूरी। यह एयर है। अब इसकी प्रैक्टिकल साधना आज मैं बता पाऊंगा। आकाश तत्व की बता दी है। हाँ, अभी टाइम 10 मिनट है, प्रैक्टिकली में हो सकता है बाद में करा दूं, आज समझ ही लीजिए एलिमेंट्स को। तो ये एयर है। हमने आपको स्पर्श किया, हमारा कम्युनिकेशन ही तभी डेवलप होता है जब मैं आपको स्पर्श करूं, किसी भी माध्यम से। आप प्रभावित होंगे, आप मुझे स्पर्श करेंगे, मैं प्रभावित। तो हर एक स्पर्श 2 बिंदुओं में चेंजेस लाए। उसकी लिमिटेशंस, स्पर्श की डेप्थ कितनी हो, शरीर प्रभावित होगा, सिर्फ मन प्रभावित होगा, अहंकार प्रभावित होगा, बुद्धि प्रभावित होगी, कि चेतना प्रभावित, कि आपकी प्रकृति ही बदल जाएगी, कि आपकी चेतना ही बदल जाएगी उस स्पर्श मात्र से। यह हमारा जीवन होगा। डिस्टेंस, आपको किसी ने स्पर्श किया, आपको क्या बोध होता, कितनी दूरी है इस व्यक्ति से, या कितनी नजदीकी है, यही आप सेंस करें। इसको कौन सेंस करे? यह है। हमें सबसे पहले डिस्टेंस करो, भावना फिर आएगी बाद में, पर्सनालिटी बाद में आती। चेतना, एलिमेंट में चेतना सिर्फ दूरी का बोध कर, इसी से हमारे सुख और दुखों का निर्धारण, सुख, दुख और आनंद, ये एलिमेंट। अगर बिल्कुल दूरी नहीं है तो आनंद ही आनंद, कोई सुख या दुख नहीं। अगर रिलेटिव में डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस से सुख और दुख का निर्धारण। अगर नजदीकी बढ़ती जा रही है, सुख बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ती जा रही है, दुख बढ़ता। जब एब्सोल्यूट जीरो होगा, शून्य होगा, डिस्टेंस जब जीरो होगा तो वो आनंद। जीरो डिस्टेंस, ये शून्य का गणित है। बोले सांख्य गणित है, प्योर मैथमेटिक्स है। एक तरह से आप इसको विज्ञान की तरह देखिए, और एक तरह से इसको आप पोएट्री की तरह देखिए, पेंटिंग की तरह देखिए, कला और संस्कृति की तरह देखिए, व्याप्त है। तो हमारे सभ्यता में, संस्कृति में, रिचुअल्स में, कलाकृतियों में, आर्किटेक्चर में, डांस में, म्यूजिक में, ये व्याप्त है, ये उसका इमिनेंट है। और एक मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट की तरह देखिए, ये मैथमेटिक्स है, डिस्टेंस और नियति है। कैलकुलेशन कीजिए और प्रेडिक्ट कीजिए, आप इस समय इतने सेकंड में इस जगह पे होंगे, मैथमेटिक्स है। आप इस समय में इतनी जगह पर, आपकी मृत्यु ऐसी स्थिति में होगी, मैथमेटिक्स है। टाइम, स्पेस और डिस्टेंस, एयर है। और जीवन में जीने को देखिए,
एयर एलिमेंट की साधना कीजिए, आनंद, सुख और दुख इसको समझिए और इसकी साधना करके आनंद की प्राप्ति कीजिए या सुख और दुख को समझिए। तो एयर एलिमेंट अगर बोध लेना है तो जिए, देखिए, और टेक्निकली मैं आपको टेक्निक दे सकता हूँ, साधना की एक प्रक्रिया दे सकता हूँ, 15 मिनट का ध्यान करा सकता हूँ। जैसे आकाश तत्व की साधना होती वैसे हर एक एलिमेंट की साधना। अब समझना क्या है, अहंकार। आप ये करना क्यों चाहेंगे? आपके अंदर ये इच्छा कहां से पैदा हो गई कि मैं करना चाहता हूं? क्यों? क्योंकि अहंकार 5 तत्वों पर नियंत्रण। तो एयर एलिमेंट अगर बोध लेना है तो जिए, देखिए, और टेक्निकली मैं आपको टेक्निक दे सकता हूँ, साधना की एक प्रक्रिया दे सकता हूँ, 15 मिनट का ध्यान करा सकता हूँ। जैसे आकाश तत्व की साधना होती वैसे हर एक एलिमेंट की साधना। अब समझना क्या है, अहंकार। आप ये करना क्यों चाहेंगे? आपके अंदर ये इच्छा कहां से पैदा हो गई कि मैं करना चाहता हूं? क्यों? क्योंकि अहंकार 5 तत्वों पर नियंत्रण कर, ये अहंकार का स्वभाव है। वो जब तक इन 5 तत्वों पर नियंत्रण नहीं कर लेगा वो शांत नहीं बैठ सकता। आपका पूरा प्रयास ही अहंकार का है कि इन 5 तत्वों पर मेरा नियंत्रण हो जाए, तो पूरी जीवन ही मेरा नियंत्रित हो जाए। ये अहंकार की सीमा है। तो अहंकार अपनी सीमा तक जाना चाहता, फैलना चाहता, ताकि सृष्टि का विकास हो, जीवन में विभिन्नता आए। तो हर एक अहंकार इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन बॉडी इन 5 तत्वों पर नियंत्रण करने का प्रयास करता ही रहता है। और जब तक इन 5 तत्वों पर उसका नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाता वो शांत नहीं, बेचैन रहे, क्योंकि उसकी सीमा है। उसको मालूम है कि मेरी क्षमता है, उसका बोध ऑलरेडी उसके अंदर है, और ये बोध माइंड में ट्रांसफर है, अहंकार से मन बन, और मन इस इच्छा को पकड़ लेता क्योंकि वो अहंकार से ट्रांसफर हुआ। तो अहंकार मन के साथ मिलकर कंटिन्यूअस, जब तक वह 5 तत्वों पर उसके नियंत्रण स्थापित ना हो जाए, गवर्नेंस ना आ जाए, अहंकार संतुष्ट नहीं। उसको इसका ज्ञान नहीं मिल गया, और यही अहंकार की सीमा। अहंकार इसके बाहर नहीं जा सकता, इसकी लिमिट है। टाइम, स्पेस, डिस्टेंस। अब 2 तत्व और बचेंगे हम, लेकिन इसको समझने से पहले आपको जो आकाश तत्व है उसको, उसकी साधना करनी। अगर आप लोग एक सप्ताह भी प्रैक्टिस करेंगे जो है एवरीडे, तो एयर एलिमेंट आपको पकड़ना है, नहीं तो नहीं आएगा। आ भी सकता है पता, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से अगर देखा जाए तो स्पेस को की जो साधना है उसके साथ अगर उसको थोड़ा सा कर लें और फिर एयर एलिमेंट को उसके साथ इंक्लूड किया, टाइम, स्पेस और डिस्टेंस। कोई भी एक एलिमेंट आपको पूर्ण ज्ञान देने में समर्थ है। एयर एलिमेंट में भी अगर आप डिस्टेंस को 0 करने लगे तो वह आपकी चेतना से जुड़, चेतना, इंडिविजुअल चेतना और परम चेतना से जुड़। तो कोई भी एक एलिमेंट समर्थ है उसकी साधना, बेहतर है कि आकाश एलिमेंट थोड़ा सा, और फिर उसी क्या उसमें मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा।
साधना उसी में उसको इंक्लूड कर तो आपको बोध होगा आप कब मरेंगे, आपकी मृत्यु कब होगी, इसका ज्ञान। फिर वही चीज खोलती है कि इसके इसके बीच में मेरी महत्ता क्या है, वो प्रकट होगी। मुझे करना क्या है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, मेरा फंक्शनल क्या है, मेरा इंडिविजुअल अहंकार क्या है, मेरी फंक्शन की महत्ता क्या है, मुझे फंक्शन कैसे करना है, क्या करना है, मेरी फंक्शनल आइडेंटिटी क्या है। क्योंकि डिस्टेंस आपको बताएगा, डिस्टेंस कम हो रहा है जन्म और मृत्यु। तो एयर एलिमेंट की साधना हो सकता है, हम बेस्ट है कि अगली बार स्पर्श इसको जरा कॉम्प्रिहेंड कीजिए, एक सप्ताह जरा इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट को बैठने दीजिए और स्पर्श पर ध्यान रखें। स्पर्श, टच, फिजिकल, मेंटल, साइकिक, आत्मिक, और टेक्निकल एस्पेक्ट तो मैं यही दूंगा जो साधना की तरफ से। टाइम, स्पेस, डिस्टेंस बचेगा, फिर इंटेंसिटी, स्पीड। ये ना साइंस है, विज्ञान है ये जुड़ा हुआ। फिर हम स्पीड, इंटेंसिटी, और शेप, आकार, ये 5 तत्व आ जाए। शेप, हाँ 5। एयर एलिमेंट को इस डायमेंशन में बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं। माने सिर्फ इस डायमेंशन को समझने, माने सुख दुख आनंद की उत्पत्ति कैसे हो रही है, डिस्टेंस का बोध। बहुत अच्छा लगा कि कैसे ईगो, अहंकार भी अपने जो 5 एलिमेंट को कैसे प्रयास करता है कंट्रोल करने का। पूरा ये पूरा जीवन चक्र जो है सांख्य रियली। का मैथमेटिक्स भी कहते हैं ना, टाइम हम इसी तरह से स्टडी करें, टाइम, स्पेस, डिस्टेंस, इंटेंसिटी एंड शेप, इतने से ही पूरा ब्रह्मांड बनता, इतना ही पूरा पूरी सृष्टि का रहस्य ही। कितना बड़ा होगा, क्या होगा, कितना छोटा होगा, कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, यही 5 एलिमेंट हैं, टाइम, स्पेस। अब इसमें वही एक प्रश्न उठने लगता है कि जब नियत में सब निर्धारित ही है कि मैं कहाँ रहूंगा, कब मरूंगा, कहाँ किससे मिलूंगा, तो ये जो एफर्ट है, ये जो ये सारा जोड़ गणित है, ये किस लिए, मतलब अगली बार इसको समझेंगे हम, विल और डेस्टिनी। फिर आप लॉजिक से समझना चाह रहे हैं, लेकिन मैं लॉजिक से तो नहीं समझ पाएंगे आप, क्योंकि ये माइंड के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। सारे कौवे काले होते हैं, कुछ नहीं होते, तो माइंड तो कॉन्ट्राडिक्ट में चला जाएगा। माइंड को तो लॉजिक तो एब्सोल्यूट चाहिए ना, यूनिवर्सल क्वांटिफायर चाहिए कि सब कौवा काला ही होता है। तो आप माइंड तो डुअलिटी में फंक्शन करेगा ना, दोनों तरफ से लॉजिक लेता है। तो जैसे उसको हम लॉजिक से नहीं समझ सकते विल और डेस्टिनी को, लेकिन इमेजिनेशन, दूसरी फैकल्टीज को मैं यूज कराऊंगा, माइंड की कंप्रिहेंसिव फैकल्टी यूज होगी और इमेजिनेशन फैकल्टी यूज होगी, रैशनल फैकल्टी यूज होगी, तो आपको समझ में आएगा विल एंड डेस्टिनी। क्योंकि हड़बड़ी मत कीजिए, कम से कम 5 एलिमेंट समझिए, तो फिर आपको विल एंड डेस्टिनी समझ। लोग यहाँ उलझ जाते हैं। भारत एक बार गलत समझ लिए ना,
सांख्य को गलत समझ लिया तो पूरा जीवन आपका उल्टा कर देगा ये। विल एंड डेस्टिनी समझेंगे हम थोड़ा सा, लेकिन कंप्रिहेंसिव फैकल्टी माइंड की बढ़ने दीजिए। अभी हमने टाइम, स्पेस, डिस्टेंस, इंटेंसिटी और शेप, 5 एलिमेंट्स। मैंने इसका डेस्टिनी का डायमेंशन लिया था इमेजिनेशन से, विल का डायमेंशन अभी लिया नहीं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ मैं क्योंकि एलिमेंट्स स्थूल है ना, स्थूल रूप समझा रहा हूँ, तो स्थूल रूप में ये डेस्टिनी की तरह ही इसको समझना हो। जब इसका साइकिक एस्पेक्ट ले आएंगे तब आपको फ्रीडम दिखाए विल का एस्पेक्ट। अभी हम पंच महाभूत, उसकी तन मात्रा है, 2 एस्पेक्ट। जब हम स्थूल एस्पेक्ट में आ रहे हैं तो आपको डेस्टिनी की तरह ही समझना। जब इसकी सूक्ष्म रूप में जाएंगे तब आपको विल समझना। एब्सोल्यूट फ्रीडम और एब्सोल्यूट विल, ये आपकी एब्सोल्यूट डेस्टिनी बता रहा हूं। आपको लगेगा एब्सोल्यूट डेस्टिनी है तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये इसके 2 हैं, 2 रूप हैं, तत्वों के 2 रूप, एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। तो ये सूक्ष्म स्थूल रूप से विज्ञान पैदा होता है, ज्योतिष पैदा होती है, ज्योमेट्री पैदा होती है, जो टाइम, स्पेस, डिस्टेंस, इंटेंसिटी और शेप डिफाइन करती है। स्थूल रूप, तो ये डेस्टिनी, परफेक्ट डेस्टिनी। जैसे ये एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, कहां तक, कितने समय में कहां तक ट्रेवल करेगा। यहां पर एब्सोल्यूट डेस्टिनी, और साइकिक एस्पेक्ट में एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट विल, यही सांख्य, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, नॉलेज ऑफ वन। आप लोगों को शौक लगता है हर बार, इस डायमेंशन से आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही नया अनुभव। शुरू से ही एयर को तो एयर की तरह पढ़ाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा समझ में लगा है कि मैथ भी पढ़ते थे ना, सांख्य जिसको बोलते हैं, डिस्टेंस अप्रोचेस 0, अब यहीं से साइंस पैदा होता है। हाँ, वो पढ़ते थे डी अप्रोचेस 0, लाइन डी के एरो लगा देते थे, 0 लगा देते थे। अभी समझ लगता है और उसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, माने ज्योमेट्रिक शेप और मूवमेंट और टाइम और डिस्टेंस, यहीं से साइंस पैदा होता है। यही सांख्य इसकी जो है 1, 0 एंड डेसिमल फैक्टर। आप लोग सोचे, मैं तो सोचा करता था कि आर्यभट्ट हम बोलते थे उन्होंने 0 की खोज की। मतलब ऐसे साइंटिफिक टेम्परामेंट या ऐसे 0 तक कैसे कोई आदमी पहुंचता है कि हाँ 0 से यहाँ से काम चालू करेंगे। शून्य का गणित ऐसे बैठे बैठे कैसे किसी के दिमाग में आ सकते कि हाँ ये 0 ऐसे ही आता है, ये ध्यान करते करते आता है। ऐसे बैठे ध्यान करते रहिए और वो नॉलेज डिसेंड होती है, सिर्फ मेडिटेशन से आता है। इसीलिए 0 to infinity लिमिट भी लगी है।
भारत का बोले ना कॉपीराइट है 1 डेसिमल 0 एंड इंफिनिटी, ये 4 भारत को मिले थाती ज्ञान की, ये ज्ञान की थाती भारत की 1 0 क्या 0 इंफिनिटी और क्या बताया आपने 2 डेसिमल डेसिमल। अच्छा बिंदु ओके विसर्ग फ्रैक्शन 1/2 2/4 22/7 1/7 फ्रैक्शन। तो अभी एक्चुअली उसको थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट में मैथ को भी देखने का मतलब एक मैं तो लेते था, मैंने सारे एस्पेक्ट खोले हुए हैं समझाने के लिए, जैसे समझेंगे आप वैसे तीनों चारों एस्पेक्ट लिए हुए हैं जब जैसी आवश्यकता होती है, लेकिन इस आज इमेजिनेशन की ही जरूरत है। विराट रूप हम किसी से मैथमेटिक्स नहीं समझ पाते, विराट रूप के लिए आपको कल्पना ही करनी पड़ेगी। एक्चुअली मेरे को मैं हमेशा थोड़ा सोचता रहता था कि हमारा सिंबलिज्म का क्या मतलब है, जैसे मूर्ति है, हाँ, क्या मूर्तियां, हाथ, सिर, मतलब सबके हाथ में एक सिंबल, एक वाहन। जैसे दुर्गा जी हैं, एक ही देवी है और से एक ही देवी के इतने सारे 9 रूप बनाने की जरूरत क्या है आपको? तो एक ही देवी को एक ही ढंग से क्यों नहीं बोल सकते हम? उसके पर्सनालिटी एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसकी महत्ता को, उसके फंक्शनल मुझे लगता है आइडेंटिटी कि को, पर्सनालिटी को एक इंसान की जो ईगो है डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म ले सकती है, डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो उसी को शायद हाँ, क्योंकि फंक्शन करने के लिए ईगो का होना जरूरी होता है। एक ईगो आइडेंटिटी के बिना फंक्शन नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगी, माइंड ही नहीं बनेगा तो कैसे फंक्शन होगा? तो फिर उसको एक कैरेक्टर, एक पर्सनालिटी में आना ही होगा, चाहे कोई भी हो, ईश्वर भी हो। लॉ को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। ये सब चीजें भी जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना हम लोग कहीं भूलते जा रहे हैं। समझ लीजिए अभी मंदिर में देखते हैं तो नई जनरेशन मंदिर में जाना नहीं चाहती, हमारे बच्चे नहीं पूजा करना चाहते। उनको लगता है कि पता नहीं क्या ये ट्रायंगल से बना के बैठे हुए लोग, क्यों ये बोलते हैं, क्या दिमाग में आने में ही ज्ञान मिलेगा, सब निर्धारित है। तो ये जो सिंबल जी ज्ञानी हो गए यार। अपना मतलब अपना इंडियन सिंबलिज्म जो है, इसको समझना भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। हाँ, स्वामी जी ने बोला था कि हम 1 और 0 और इंफिनिटी को बाद में टच करेंगे सांख्य के माध्यम से ही, तो वो बाद में इसका थोड़ा सा ना हम टच करते जा रहे हैं हर बार, थोड़ा। एक ही बार बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, इसको ऐसे ही एक टैबलेट खाते हुए हर सप्ताह धीरे धीरे वो संयोजन होता रहेगा माइंड में। अभी एयर वाला जो मेडिटेशन है, ध्यान है, वो छूट गया है। अगली बार हम लोग इसको एयर का मेडिटेशन है। हाँ, अगली बार हम के लिए मेडिटेशन वही रहेगा, और उसको अब वो मतलब जैसे उसको आप कर रहे थे छोड़ देंगे और इसको पकड़ लेंगे सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन में, उसमें इसमें आकाश और एयर दोनों मिले रहे। तो एक करते हैं फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर अब इसको पकड़ लीजिए जब तक ये चलेगा, फिर उसमें तीसरा एलिमेंट डालेंगे, फिर वो 5 सप्ताह 1 महीने में 5 एलिमेंट के साथ आपको इकट्ठा मिलेगा। लेकिन एक ही बार 5 एलिमेंट कराऊंगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पकड़ ही नहीं पाएंगे आप। फिर 50 क्वेश्चन में से पूछेंगे लॉजिक में, फिर इसका समझ नहीं आता, जितने आंसर दो उतने क्वेश्चन पैदा हो जाएंगे। तो एक्सपीरियंस रहने पर क्वेश्चंस कम हो जाते हैं और बड़े पॉइंट टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं। मैडम लाल आज एकदम शांत है। लाल मैडम गहन ध्यान में चले गए आप क्या? जी, इतनी गूढ़ नहीं, इतनी गूढ़ बातें स्वामी जी बता रहे हैं। वही सोच रहे हैं कि जिंदगी में हाय 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 हम लोग करते हैं,
सब कुछ जब निश्चित है तो क्यों इतना हाय तौबा मचाए रहते हैं हम लोग, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं कर पाए, वैसा नहीं कर पाए। बस गूढ़ ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हैं। इस तरफ से तो कभी सोचा नहीं कि एयर एलिमेंट है और आकाश तत्व है और ये वो, ऐसा कभी सोचा नहीं। मैथ तो पढ़े हैं लेकिन इतना कभी वो नहीं। आपने मैथमेटिक्स के फॉर्मूला पढ़े हैं, आप लोगों ने फिलोसॉफिकल डायमेंशन जहाँ से पैदा होती है उसको नहीं पढ़ा कि मैथमेटिक्स की उत्पत्ति कहाँ, जेनेसिस कहाँ पर। हाँ, मैथमेटिक्स की जेनेसिस दर्शन में है ना। आपने बताया 0, डेसिमल और 1, ये सब तो भारत की ही देन है दुनिया को, लेकिन उसके मतलब इतनी गहराई में जाके कभी सोचा नहीं है उस सब चीजों के बारे में। पढ़ तो लिया लेकिन इतनी गहराई में जाके कभी इन सब चीजों के बारे में सोचा नहीं। तो इसीलिए चुपचाप सुनती हूँ, सोचती हूँ कि कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। अटेंड तो पूरा करती हूँ। नहीं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है अगर इसका नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्योरेटिकली भी समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल रहने से वो टच नहीं जल्दी समझ में आएगा और कुछ बुद्धि में भी जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि इसको कैसे कैसे क्या करना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, इसमें से कैसे अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस डेवलप हो रही है, एक अवेयरनेस आ गई, एक डायमेंशन खुल गया, अवेयरनेस का एक डायमेंशन ओपन हो गया, अब वो ऑटोमेटिक फंक्शन करेगी, अपने आप ही फंक्शन करना शुरू करेगी।